हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसलेशन के जो कारक के हिसाब से एग्जांपल्स देख रहे थे, उसमें आज हम पढ़ेंगे तृतीय कारक जिसका नाम है करण कारक, जिसका चिन्ह है से। जो हमने पहले के स्टार्टिंग में बेसिक जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने पढ़ा था कि से का चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ तृतीय कारक करण कारक होता है। अब जिस जिस वाक्य में से का प्रयोग होगा वहाँ पर हम तृतीय उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, हमको आइडेंटिफाई करना ये आना चाहिए कि वाक्य में कहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और जब हम हिंदी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमें कहाँ पर तृतीय विभक्ति लगानी है। ये दोनों चीज़ों के लिए आपको आना चाहिए। तो से के साथ में जितने भी वाक्य बन रहे हैं वहाँ पर हमको तृतीय कारक का प्रयोग करना है। एक्सेप्शनली जहाँ पर से का प्रयोग नहीं है और फिर भी वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे इसको पढ़ने से पहले कारक बेसिकली आपको आने चाहिए। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है, इसमें भी कह रही हूँ कि आप सबसे पहले करण कारक को पढ़िए। कि करण कारक में जो चीज़ें मैंने बताई उन्हीं के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, कि वो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। वहाँ पे हमने ट्रांसलेशन पॉइंट से नहीं देखा था, वहाँ हमने सिंपल देखा था कि भाई इसका ये चिन्ह है, उस चीज़ में इसमें यूज़ करते हैं। जैसे पहला जो कंडीशन है वो क्या, प्रकृति में। प्रकृति मतलब नेचर, मतलब स्वभाव। कोई व्यक्ति का नेचर कैसा है, कोई व्यक्ति प्रकृति से कैसा है, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उस वाले वाक्य में जब पर्टिकुलर वो शब्द आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण बनाया, वह प्रकृति, वह स्वभाव से दयालु है, वह प्रकृति से दयालु है, वह स्वभाव से क्रोधी है, वह प्रकृति से क्रोधी, इस टाइप के जब भी वाक्य आएंगे जिस वाक्य में स्वभाव या प्रकृति खुद लिखा हो वहाँ पर, जैसे हम बोले वह दयालु है, इट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द करण कारक। ओके, जब हम बोलेंगे वह स्वभाव से दयालु है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द करण कारक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर से का प्रयोग हो गया है, किसके पहले, स्वभाव से पहले। तो स्वभाव को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो सबसे पहले स्वभाव को हमने हटा दिया, वह दयालु है, तो सह दयालु, इतना वाक्य बनाया हमने। फिर स्वभाव से, तो प्रकृति बोलते हैं संस्कृत में स्वभाव को। अब प्रकृति के रूप चलेंगे, वो किसके हिसाब से चलेंगे, मति के हिसाब से, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है प्रकृति पे, ता के ऊपर, तो ई और स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ईकारांत स्त्रीलिंग का जो उदाहरण है वो मति है। उस जैसे मति के रूप चलते हैं वैसे ही मत्या जैसे बनता है, वैसे ही प्रकृत्या बना। यहाँ पर एक वचन का रूप बना करण कारक का, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो प्रकृत्या बना, सिंपल सह प्रकृत्या। इसी तरीके से जहाँ पर भी स्वभाव और प्रकृति के वाक्य हों, जहाँ पर वो शब्द वाक्य में इंक्लूड हो, वहाँ पर करण कारक का प्रयोग करके आपको ये वाक्य बनाने हैं। सिंपल, अगर ये संस्कृत का वाक्य लिखा हुआ है और पूछा जाए कि इसमें से किस शब्द में कारक जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे सिंपली कि इसमें कर्ता कारक जुड़ा हुआ है, इसमें करण कारक जुड़ा हुआ है, और ये तृतीय विभक्ति होती है, ये प्रथम विभक्ति होती है, एक वचन, ये भी एक वचन है। ठीक है, दयालु ऑल्सो, दयालु क्या कारक है दयालु में या नहीं है? दयालु कौन सा शब्द है? आप लोग इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके कि दयालु में क्या कारक हमने लगाया है या नहीं लगाया है, लगाया है तो क्यों लगाया है। क्या दयालु कोई संज्ञा है या कोई सर्वनाम है, क्या है दयालु? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब हमने इसके पहले भी क्रिया विशेषण देखा है, किस में देखा है, द्वितीय विभक्ति में देखा है, कि वहाँ पर क्रिया विशेषण बताई जा रही है, जैसे मधुर गीतम, तीव्र धावनम, इस टाइप से। ठीक, तो वहाँ पे तो द्वितीय विभक्ति बताई है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति भी लगेगी क्रिया विशेषण में, तो हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट विथ द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के क्रिया विशेषण में। तो जहाँ पर से के साथ अर्थ हो, जहाँ पर क्रिया विशेषण का अर्थ से निकलता हो, क्योंकि जो करण कारक है उसका चिन्ह क्या है, से, तो जब भी से का अर्थ निकलेगा वहाँ पर करण कारक का प्रयोग करना है। उस क्रिया विशेषण में जहाँ पर से का अर्थ निकल रहा है वहाँ पर हमें करण कारक का प्रयोग करना है, जहाँ पर से का अर्थ नहीं निकलता है वहाँ पर हमें कर्म कारक का प्रयोग करना है। सिंपल, तो क्या लिखा है, वह सुख से जीता है, तो यहाँ पर से आ गया, सुख, जीना। जीना जो क्रिया है वो कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, जीने का क्या विशेषता हो गई, सुखपूर्वक। ठीक है, तो सुख से, सुख के पीछे से भी आ गया, तो क्रिया विशेषण के साथ में से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सुख में ना वह में लगेगा और क्रिया में कोई कारक नहीं लगता है, तो यहाँ पर सुख में लगेगी तृतीय विभक्ति। तो सुख जो है वो फल के हिसाब से चलेगा, तो सुखीन। ठीक, राम आसानी से पढ़ता है, तो राम आसानी से, आसानी से मतलब पढ़ना की जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है, आसानी। कठिनता, आसानी, ये विशेषताएं होती हैं से। तो आसानी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सरल, तो सरल का जो रूप है वो बना सरलतया, तो रामः सरलतया पठति, सह सुखेन जीवति। सह विसर्ग नहीं लगाया यहाँ हमने, देखिए इतनी छोटी सी गलती करने में पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो वह सुख से जीता है, सह सुखेन जीवति
राम सरलतया पठति। ठीक, तो जब भी विशेषण में पीछे से लगा हो तो वहाँ पर हमको कर्म कारक का प्रयोग करना, इसका करण कारक का प्रयोग करना है, और जहाँ पर से नहीं लगा हो वहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कंडीशन है वाहन में, मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ के साथ का प्रयोग करके ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ पर भी, उसमें भी से अर्थ निकल के आएगा। वह रथ से जाता है, वह क्या कहते हैं घोड़े से जाता है, वह गाड़ी से जाता है, वह रेल से जाता है, जितने भी प्रकार के इस तरीके से साइकिल से जाता है। तो हमें वहाँ पर से होने की वजह से किस में तृतीय विभक्ति लगेगी? रथ में। ओके, ना वह में लगेगी ना जाता है में लगेगी। तो सह गच्छति तो वह जाता है का बन गया, और रथ से तो रथेन, रथ की जो विभक्ति बनेगी वो फल के हिसाब से चलेगी, तो फलेन होता है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो रथेन एक विभक्ति का तृतीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पर आ गया। तो आपको तो कंडीशन याद रखनी है या आपको चिन्ह याद रखना। चिन्ह तो आपको याद ही है से। जब भी से का अर्थ निकले तो वहाँ पर हमें ये दिमाग में लगाना कि यहाँ पे करण कारक, क्योंकि से का अर्थ दो जगह निकल रहा है विभक्ति में, आगे की पंचमी में भी निकलता है और तृतीय में भी निकलता है। तो उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर किस किस में से के साथ में आप तृतीय लगाएंगे, और जब हम पंचमी पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि उसमें किस के साथ से आएगा, तब हमें पंचमी यूज़ करनी है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि पहला प्रकृति मतलब किसी का स्वभाव, दूसरा क्रिया विशेषण जिसमें से अर्थ निकल रहा हो, तीसरा वाहन वगैरह में। अब चौथा है जब भी कभी उपपद विभक्ति आ गई, अब ये वाक्य में सह, साकम, सम और सा अर्थ ये शब्द लिखे हों, जैसे हमने तृतीय विभक्ति में भी पढ़े थे, तो वहाँ पर भी हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप हिंदी में वाक्य देखोगे तो यहाँ पर से का प्रयोग नहीं आ रहा है। पिता अपने लड़के के साथ जाता है, बालक माँ के साथ खेलता है, तो का के की देख के तो षष्ठी विभक्ति नहीं लगा देना है, के साथ देख के। ठीक है, के साथ का यहाँ पर जो पूरा अर्थ लिया गया है वो लिया गया इस शब्द के साथ में। सह, सह मतलब होता है साथ में, साक साथ में, सामम समान, समम जो है वो समान के लिए है। जैसे कि यहाँ बोले पिता पुत्र के समान दिखता है, तब भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, और सह मतलब साथ में, तो एक समान दिखना और एक साथ, ये दोनों कंडीशन में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगाना है। यहाँ पर कोई से का चिन्ह नहीं दिख रहा है स्पष्ट। यहाँ पे कौन सी बात बोल रही है? उपपद विभक्ति का मतलब यही होता है कि चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा, वहाँ पर स्पेशल शब्द आएंगे, उन शब्दों को आइडेंटिफाई करके आपको विभक्ति का चयन करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है? सह, साक, समम और सा। जब भी वाक्य में इस तरीके के वाक्य लिखे हों या हिंदी में साथ में, समान इस तरीके के लिखे हों तो आपको उसका यूज़ करना है। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता अपने लड़के के साथ जाता है, तो पिता जाता है पहले तो ये बना लो गच्छति, फिर किसके साथ? अपने लड़के के साथ, तो पुत्र में लगेगी तृतीय विभक्ति पुत्रेण सह गच्छति। फिर क्या है? बालक माँ के साथ खेलता है, तो बालकः क्रीडति, किसके साथ? माँ के साथ, तो मात्रा सह, सहम या साकम या समम। ठीक है, सहम आएगा यहाँ, समम नहीं आएगा। अब बालक माँ के समान दिखता है, तब आएगा बालक मात्रा समम दिशति, ठीक, या दृश्यति। तो इस तरीके से हमको ये वाक्य बनाने हैं, समझने हैं। इन चारों वाक्यों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ये वाला पिता पुत्रेण सह गच्छति, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये वाला एग्जाम में है ना। तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा पढ़ने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट अंग प्रकृति में, ये तो पूछा ही जाता है। फिलिंग दी ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, या चूज़ दी ऑप्शन में पूछ लेंगे, या सही करो में पूछ लेंगे। क्यों पूछ लेंगे? क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन एक वचन और द्विवचन का है। अंग विकृति तो हमारे शरीर में कुछ अंग दो हैं, कुछ अंग एक है। नाक जैसे एक है, आँख दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं। ठीक, जब दो चीज़ों की बात होगी तो द्विवचन आएगा, और जहाँ पर एक अंग का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक वचन आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी का एक पाँव कट गया है और एक पाँव है तो उसे क्या बोलते हैं, और दोनों पाँव कट गए तो उसकी क्या स्थिति होगी। जैसे किसी का एक कान खराब हो गया है तो वो किस स्थिति में आएगा, और दोनों कान खराब हो गए तो उसे क्या कहेंगे। एक आँख खराब हो गई है तो उसे क्या बोलते हैं, दोनों आँखें खराब हो गई हैं तो उसे क्या बोलते हैं। आपको ये अगर टर्म आता होगा तो ये कभी गलत नहीं करोगे। अगर जैसे लिखा है हरी आँख से काना है, से तो आएगा यहाँ पे, हरी आँख से काना है, कान से बहरा है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, सब कुछ आएगा। तो काना किसे बोलते हैं? जिसकी एक आँख नहीं होती है, दूसरी आँख होती है। तो यहाँ पर आँख का एक वचन आएगा, तो क्या बना? हरि नेत्रेण काणः अस्ति।
ठीक है। नेत्रेणाय एक वचन का। अब बोल रहे हैं हरि अंधा है, अंधा है मतलब उसकी दोनों आंखें चली गई हैं, तो हरि नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, काणा और अंधा ये दोनों को ही लिखना है, दोनों के एक वचन प्रथम विभक्ति एक वचन के रूप लिखे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है कि ये तो लिख दिया हमने नेत्राभ्याम अस्ति, नहीं, अंधा को भी लिखना है, अंधा अस्ति, या अस्ति नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक, तो हरि नेत्रेण और हरि नेत्राभ्याम, तो नेत्रेण और नेत्राभ्याम कब आएगा, नेत्रेण और कब आएगा नेत्राभ्याम, ये आपको ध्यान रखना है कि जब काणा आएगा लिखा हुआ तो नेत्रेण क्योंकि एक वचन, और जब अंधा आएगा तो नेत्राभ्याम द्विवचन का प्रयोग आपको करना है। ऐसे ही हरि कर्णाभ्याम बधिरास्ति, दोनों कान उसके खराब हो गए इसलिए वो बहरा हो गया है, उसको बिल्कुल भी समझते, तो कान का द्विवचन का प्रयोग किया हमने कर्णाभ्याम। हरि पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा किसको बोलते हैं, जिसका एक पैर खराब है, एक पैर सही है, तो हरि पादेन खंजह, लंगड़े को संस्कृत में बोलते हैं खंजह। और हरि चलता ही नहीं है उसे बोलते हैं पंगु, जिसके दोनों पैर खराब हैं, तो हरि पादाभ्याम पंगु। यहाँ पे क्या, पादाभ्याम दो ही वचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अंग विकृति में करण कारक का प्रयोग होता है, लेकिन जो गलती होती है वो होती है कहाँ पर, वचन में, क्योंकि हम अंग का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम अंग का ध्यान रखें एक वचन द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए मैंने एक ही कर्ता के साथ में ये बनाए हुए हैं कि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं हो। और सिंपल एक के साथ काना बनाया तो अंधा बनाया है, बहरा बनाया है, लंगड़ा और लूला, एक लंगड़ा और चल नहीं पाना पंगु, ये दोनों एक साथ बनाए कि आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट तृतीय विभक्ति हीन अर्थ में, हीन मतलब कि किसी के बगैर जो चीज़ होती है कि वो कैसे है, इसका उदाहरण देखिए। विद्या विहीन पुरुषः, किससे विहीन, से आ गया ना, किसी से विहीन तो विद्या से विहीन, विद्या विहीन मनुष्य पशु है तो विद्या विहीन पशु। पुंछेन रहिता अयम वानरः, यहाँ पर ये हीन और रहित और हीन लिखे हुए होने चाहिए। जब हम अपादान पढ़ेंगे जिसमें से अर्थ निकल के आता है, तब ये शब्द नहीं लिखे रहेंगे या लिखे रहेंगे या नहीं लिखे रहेंगे, वो तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें ये विहीन, रहित, हीन ये टर्म आने चाहिए वाक्य में, तभी ये तृतीय विभक्ति हम लगाएंगे। तो विद्या विहीना पुरुष, तो तृतीय विभक्ति किस में लगी, विद्या में लगी। किससे विहीन, विद्या से विहीन। पुच्छेन रहितो अयम वानरा, पूंछ से रहित, किससे रहित, पूंछ से, तो पूंछ में लगेगी, तो पुंछेन रहितो अयम वानरा। फिर अर्थेन हिना कृषको अयम, तो यह किसान धनहीन है, तो अर्थेन किससे हीन है, धन से हीन है, तो अर्थेन हिना कृषको अयम, यह मतलब अयम कृषको किसान। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो अन्य रूप आए हैं वो किस बेस पर आए हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, जैसे कि पुंछेन रहितो, यहाँ पर तो विहीना में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वचन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुंछेन रहितो, रहित जो शब्द है उसका भी तृतीय विभक्ति बनाया है यहाँ पर। अर्थहीन हीना, तो यहाँ पर हीन का नहीं बनेगा क्योंकि हीन एक वैसा शब्द है जो अर्थ के साथ ही इंक्लूड है, तो अर्थहीन अगर हम यहाँ पे पुंछेन हीना लिखेंगे तब भी नहीं आएगा। कृषको अयम, कृषको अयम में ये जो है ये संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, अगर आप ये संधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कृषकः अयम ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग है, आप लोगों को पढ़ाया है हमने कि विसर्ग संधि यहाँ पे किस तरीके से बनी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ये मैंने जानबूझ के वाक्य बनाया है संधि वाला, क्योंकि यदि ऐसा लिख के आया क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कृषकों की विभक्ति को ढूंढने में लग जाएंगे कि ये कौन सी विभक्ति है कृषक की, क्योंकि वो पूछेगा कि यहाँ पे किस किस विभक्ति का प्रयोग किया है क्वेश्चन में। जब पूछेगा तो हम सब लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी सब लिख देंगे बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी दिमाग में रखना है। तो ये कृषको अयम जो है ये एक संधि है, कृषका अयम, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ये एक ही वचन का प्रयोग है यहाँ पे और कोई दूसरी विभक्ति नहीं। ढूंढते रह जाओ, कृषको कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसी गलती नहीं करनी है, सोच समझ के काम करना है हमको। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट तृतीय विभक्ति तृतीय कारक। इसके एग्जांपल्स को मैंने आपके साथ प्रैक्टिस किया। बहुत सारे वाक्य आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बनाने का तरीका मैंने बताया है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम गलतियाँ होती हैं। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना है। जब भी कोई वाक्य आपके सामने आए सबसे पहले चीज़ों को प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का एक्सक्लूड करना की हैबिट डालिए कि इसमें क्या प्रथमा विभक्ति है, क्या इसमें द्वितीय है, इसमें तृतीया है, तृतीया है तो क्यों है, क्या तृतीय की कंडीशन इसमें लग रही है, द्वितीय की कंडीशन इसमें लग रही है, क्योंकि सभी में सभी पॉइंट्स आते हैं। अब जैसे इसमें ही देखिए द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों में क्रिया विशेषण आया है ना, बस दोनों में डिफरेंस आ गया छोटा सा, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आप उसको मिस नहीं करें। तो इस तरीके से ये तृतीय विभक्ति कंप्लीट होती है। आगे के जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी कारक के एग्जाम्पल्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।